नमस्कार, मैं आई.के. त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखकर संविधान और मूल विधि के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक और प्रामाणिक हल प्रस्तुत कर रहे हैं। कल पहले वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को हल कराया जो कि यूपीएसआई 2016 की परीक्षा में पूछे गए, और आज भी हम इस प्रश्न श्रृंखला 2 में 15 प्रश्नों को हल करेंगे और ये सब यूपीएसआई 2016 की परीक्षा में पूछे गए। तो आइए हम इस प्रश्न श्रृंखला को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला। तो पहले प्रश्न में क्या है हम देख लेते हैं इसको। पहला प्रश्न में पहले रिक्त स्थान दिया है, इसमें खाली जगह दिया है, रिक्त स्थान दिया है। उसके बाद क्या लिखा है, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। और विकल्प है ए पीठासीन अधिकारी, विकल्प बी राष्ट्रपति, विकल्प सी अध्यक्ष और विकल्प डी प्रधानमंत्री। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इन 4 विकल्पों में जो पदों के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सदन के अधिकार और विशेषाधिकार और उसकी समितियों के अभिरक्षक या संरक्षक हैं। तो वास्तव में क्या है, पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं हम इसको जान लें, और बाकी तो हम सामान्य रूप से जानते हैं। पीठासीन अधिकारी क्या है, लोकसभा, राज्यसभा या जो संस्थाएं हैं उनमें जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष की पीठ पर जो विराजमान रहते हैं वो कहलाते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का अर्थ है जो पीठ पर आसीन हो। पीठ कौन सी, अध्यक्ष की पीठ। तो इस पर कौन आसीन होते हैं, जब अध्यक्ष लोकसभा में या राज्यसभा में सभापति सदन में मौजूद रहते हैं तो वो पीठासीन होते हैं। लेकिन यदि अध्यक्ष सदन में मौजूद नहीं है तो उपाध्यक्ष पीठासीन होते हैं। और अगर उपाध्यक्ष भी सदन में मौजूद नहीं है तो लोकसभा में और राज्यसभा में इनमें एक अध्यक्षीय पैनल बनता है। अध्यक्षीय पैनल के सदस्य वरिष्ठता के आधार पर इस पीठ पर आसीन होते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। तो पीठासीन कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष भी हो सकता है, उपाध्यक्ष भी हो सकता है, अध्यक्षीय पैनल का सदस्य भी हो सकता है। लेकिन सदन की विशेषाधिकारों और समितियों की रक्षा करने का अधिकार जो है वह अध्यक्ष को होता है। पीठासीन अगर अध्यक्षीय पैनल का सदस्य है तो वह उतने समय सदन की कार्यवाही संचालित करता है, लेकिन व्यापक अधिकार केवल अध्यक्ष को प्राप्त है। इसीलिए प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक कौन है, तो यह पीठासीन अधिकारी इसका विकल्प सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष के अतिरिक्त भी हो सकते हैं, अध्यक्षीय पैनल के सदस्य हो सकते हैं, उपाध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष का पद एकमात्र होता है और वह वास्तव में समितियों और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के रक्षक होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अध्यक्ष। अध्यक्ष सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर होगा विकल्प सी अध्यक्ष। अब इसके बाद हम देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो इस दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न तरीके से व्यवहार किया जाए। प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में
भिन्न तरीके से व्यवहार किया जाए। और 4 विकल्प दिए हैं आपको। विकल्प ए क्या है? ए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। बी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। सी अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता। और डी अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक एकता। आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि भारत के नागरिक या दूसरे व्यक्ति के साथ भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। तो आपको इस प्रश्न को हल करते समय 2 बातों को ध्यान में रखना। पहला यह है कि भारतीय नागरिक अथवा किसी दूसरे व्यक्ति, भारतीय नागरिक अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवहार किया। तो अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15 ये दोनों केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए। ये अधिकार भारत के नागरिकों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए जाते। तो अब आपके पास में विकल्प कौन से बचेंगे? विकल्प 14 और विकल्प 18। और विकल्प 18 में उपाधियों का अंत है। तो आप निश्चित रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि यह विकल्प बी अनुच्छेद 14 इसका सही उत्तर होगा। इसको आप अगर ऐसा अनुमान लगा के इस प्रश्न को करते हैं परीक्षा भवन में तो आपके सही होने की संभावना है, क्योंकि वास्तव में इसका सही आंसर यही है। लेकिन हमें प्रश्नों को इस तरह से हल करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर रखें, उसको समझ लें और उसके बाद में हम प्रश्नों को हल करें। तो एक बात तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15 ये दोनों भारतीय नागरिकों को दिए हैं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए गए। लेकिन अनुच्छेद 15 और में क्या व्यवस्था है? अनुच्छेद 16 में तो स्पष्ट रूप से है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जा रही है। अनुच्छेद 15 में क्या है? राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) में ही यह व्यवस्था है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करे। उसके बाद पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, जिसमें व्यवस्था की गई कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करे। और अनुच्छेद 14 में क्या व्यवस्था है? विधि के समक्ष समता। इसको हम समझ लें जरा, क्या है अनुच्छेद 14? अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है? इसको ध्यान से सुन लें। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में लिखा है, क्या लिखा है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं। और विधि के समक्ष समता का बात क्या कहती है? यह कहता है विधि के समक्ष विधियों के समान संरक्षण। इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ है कि राज्य समान लोगों के लिए समान विधि बनाएगा। राज्य एक समान लोगों के लिए समान विधि बनाएगा या समान लोगों के लिए समान कानून बनाएगा। इसका अर्थ है कि भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाए जा सकते, क्योंकि समान लोगों के लिए समान कानून बनना है, असमान लोगों के लिए समान कानून नहीं बनना है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि भिन्न लोगों के लिए, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न कानून, भिन्न भिन्न लोगों के लिए
भिन्न भिन्न कानून बनाए जा सकते हैं, अर्थात भिन्न तरीके से व्यवहार किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में जो बात लिखी गई है वो क्या है? विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है। विधियों का समान संरक्षण का अर्थ होता है कि समान लोगों के लिए समान कानून बनाना, लेकिन भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाना, अर्थात असमान लोगों के लिए या विशेष कानून बनाना। और यही आपसे यह प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि भारतीय नागरिक या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भिन्न परिस्थितियों में भिन्न तरीके से व्यवहार किया जाएगा। वह व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत यह बात शामिल है कि असमान लोगों के लिए, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न कानून बनाए जा सकते हैं, भिन्न भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। और अनुच्छेद 15 इसका सही उत्तर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह केवल नागरिकों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या है? अनुच्छेद 15 में जो विशेष प्रावधान करने की बात लिखी गई है उसका आधार अनुच्छेद 14 से मिलता है। अनुच्छेद 14 में जो समता का अधिकार दिया गया है उसके आधार पर उसके विशिष्ट रूप अनुच्छेद 15-16 में दिए गए हैं। तो सभी को आधार भी 14 से मिलता है। और दूसरी बात है कि अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों के लिए है जो भारत के राज्य क्षेत्र में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, अनुच्छेद 14। और अब उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो आइए देख लें प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष? और विकल्प आपको दिए गए हैं 4, ए 1947, बी 1952, सी 1949 और डी 1950। देखने में यह प्रश्न बहुत आसान लग रहा है, अधिकांश लोग इसका हल जानते रहते हैं, लेकिन इससे जुड़ी और भी चीज़ों को हम समझ लें तो अगर परीक्षा में आपकी जो आगे होने वाली है उसमें इस राज्यसभा से कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जो कुछ कठिन हुए तो वो आपके लिए आसान बन जाएंगे। तो हम सबसे पहले जान लें इसका उत्तर, तो हम आसानी से पा सकते हैं और ज़्यादातर लोग इसका उत्तर जानते भी रहते। तो राज्यसभा के बारे में कुछ जानकारियां हम देख लें। राज्यसभा इसके गठन की अधिसूचना, पहली चीज जान लें क्या है? गठन की अधिसूचना कब जारी है? गठन की अधिसूचना कब जारी? दूसरा, गठन की तारीख क्या है? तीसरा, नंबर 2 गठन की तारीख क्या है? नंबर 3 गठन के समय राज्यसभा का नाम क्या था? राज्यसभा का नाम क्या था? और चौथी बात इसको हम आगे कर ले रहे हैं। चौथी बात, उसके नाम में परिवर्तन कब किया गया? तो सबसे पहले जो एक प्रश्न दिमाग में आता है कि इसके गठन की अधिसूचना कब जारी हुई और गठन की तारीख क्या है, अर्थात गठन कब? तो वास्तव में राज्यसभा के गठन की अधिसूचना जारी हुई थी 3 अप्रैल 1952। और गठन की तारीख क्या है? गठन की तारीख है 13 मई 1952। गठन की तारीख 13 मई 1952 क्यों है? क्योंकि इसी तारीख को राज्यसभा की पहली बैठक हुई, पहली बैठक। और किसी भी सदन का गठन उस दिन से माना जाता है जिस दिन से उस सदन की पहली बैठक। अर्थात आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यसभा का गठन कब हुआ तो आपका सही उत्तर होगा 13 मई 1952। और आपको इसमें तारीख नहीं दी गई है, केवल सन दिया गया है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1952। प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था 1952।
अब जब आपसे तारीख पूछी जाएगी और उसमें एक विकल्प होगा 3 अप्रैल 1952 और एक विकल्प होगा 13 मई 1952, तो इसका सही आंसर होगा उस स्थिति में 13 मई 1952, क्योंकि इस दिन राज्यसभा की पहली बैठक हुई और पहली बैठक से ही उस सदन का गठन होता है। और जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यसभा के गठन की अधिसूचना कब जारी हुई, तो उसका सही उत्तर होगा 3 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न कभी बन सकता है आपके लिए कि गठन के समय राज्यसभा का नाम क्या था, तो इसका नाम उस समय था राज्य परिषद। राज्य परिषद, जब राज्यसभा गठित की गई थी तो उस समय इसका नाम था राज्यसभा, लेकिन उसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया बाद में और उसका नाम राज्यसभा रखा गया। कब परिवर्तन किया गया? इसका परिवर्तन किया गया 24 अगस्त 1954। इसमें इसका नाम राज्य परिषद से बदलकर राज्यसभा किया गया 24 अगस्त 1954। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था काफी आसान था, उसका उत्तर आप लोग लगभग जानते रहते हैं अधिकांश लोग, लेकिन इस प्रश्न की व्याख्या करने में, इस प्रश्न को हल करने में हमने कई और नई चीजें जान ली, जिससे अगर नए प्रश्न बनते हैं तो हम उनका हल आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था उसका हल तो है विकल्प बी 1952। अब इसके बाद हम आज का अगला प्रश्न देख लें, प्रश्न नंबर 4। तो हम देख लें चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया था। यहाँ पर भी खाली स्थान दिया हुआ है, पहले रिक्त स्थान के बाद क्या लिखा है, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की, और रिक्त स्थान में आपको इन 4 विकल्पों में से जो उपयुक्त हो उसको भर देना है। और ये 4 विकल्प कौन से हैं? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी संविधान सभा, सी निदेशक सिद्धांत और डी भारतीय स्वतंत्रता। तो वास्तव में भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। और यहाँ इसको हम रिक्त स्थान में भरेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। लेकिन अब हम थोड़ा समझ लें भारत सरकार अधिनियम 1919 था। वास्तव में इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके द्वारा कई व्यवस्थाएं लागू की गई थी, जैसे भारत में केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय बनाई गई और केंद्र और राज्यों के लिए शक्तियों को अलग अलग सूचियां बना दी गई। केंद्रीय सूची में 47 विषय रखे गए और राज्य सूची में 50 विषय रखे गए थे। और केंद्रीय विधायिका जो द्विसदनी थी, केंद्रीय विधायिका जो द्विसदनी थी, इसके 2 सदन कौन कौन से थे? एक सदन था केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, और दूसरा था राज्य परिषद, राज्य परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में कुल 145 सदस्य निर्धारित किए गए और राज्य परिषद में 60 सदस्य निर्धारित किए। इन 145 में से 104 चुने हुए होने थे, 104 चुने और 41 मनोनीत, 41 मनोनीत। और ये जो 60 थे राज्य परिषद में, ये 60 सदस्यों में से 33 चुने हुए, 33 चुने हुए और 27 मनोनीत। इनका कार्यकाल भी निर्धारित किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल 3 वर्ष, और इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया था कार्यकाल 5 वर्ष। और ये जो चुने हुए सदस्य थे
ये वास्तव में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाने थे। तो इस तरह से भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन भी प्रारंभ हुआ था। तो आपसे अगर परीक्षाओं में इस पर और प्रश्न पूछ लिए जाएं तो आप उनके आंसर आसानी से दे सकते हैं इसको समझने के बाद कि इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। और ये जो विधायिका थी, द्विसदनी थी, उसमें एक का नाम था केंद्रीय विधान परिषद, दूसरी का नाम था राज्य परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में 145 सदस्य और राज्य परिषद में 7 सदस्य होंगे। और कार्यकाल कितना था? केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो इस अधिनियम के आधार पर भारत में केंद्रीय विधायिका पहली बार गठित की गई थी 1921। इसके आधार पर जब चुनाव हुए इस अधिनियम के आधार पर, तो भारत में केंद्रीय विधायिका जो द्विसदनी थी पहली बार 1921 में गठित की गई। और जब यह विधायिका गठित की गई तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वे थे फ्रेडरिक व्हाइट और पहले उपाध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आगे चलकर भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता उन्हीं सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी जो कि 1921 में गठित विधानसभा के उपाध्यक्ष बने। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर तो है भारत सरकार अधिनियम 1919, लेकिन इसके साथ आपके और ढेर सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो अब हम देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो देख लें इस 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? और विकल्प है ए कैबिनेट सचिव, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और विकल्प डी राज्यों के राज्य। तो वास्तव में कैबिनेट सचिव की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और चुनाव कौन करता है? ये चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है विकल्प बी, लोकसभा अध्यक्ष। अब इसके बाद देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो हम देख लें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं? अर्थात ये जो 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प में जिन विषयों का उल्लेख है वे समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, बाकी 3 है। तो विकल्प में क्या है? ए दंड प्रक्रिया संहिता, विकल्प बी शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, और विकल्प सी फौजदारी कानून, और विकल्प डी भारतीय दंड संहिता। तो वास्तव में समवर्ती सूची का हिस्सा विकल्प बी में उल्लेखित विषय नहीं है। शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक ये हैं संघ सूची का हिस्सा। संघ सूची की क्रम संख्या 5 में इनका उल्लेख किया गया है। संघ सूची की क्रम संख्या 5 में इनका उल्लेख किया गया है। अर्थात विकल्प बी में उल्लेखित विषय शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक ये समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है और बाकी ये तीनों समवर्ती सूची का हिस्सा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो देख लें प्रश्न नंबर 7 में पूछा क्या गया है। और इसमें भी रिक्त स्थान पहले दिया गया है और फिर लिखा गया है कि मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार
कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, और 4 विकल्प दिए गए हैं। ए संवैधानिक उपचार, बी शोषण के विरुद्ध, सी समानता और डी स्वतंत्रता। तो इन 4 विकल्पों में से जो उपयुक्त है उसे इस रिक्त स्थान पर हम भर देंगे, तो यह वाक्य पूरा हो जाएगा कि इनमें से किस मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है सरकार के द्वारा, और कौन सी स्थिति है, वह कौन सा अधिकार दिया है, अधिकारों के बिना शांतिपूर्ण सभा को सीमित करना। तो सबसे पहले तो हम यह जान लें कि हथियारों के बिना शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। तो ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 19(1) ख में। अनुच्छेद 19(1) ख में क्या है, शांतिपूर्ण सभा किस तरह से, बिना हथियार। अनुच्छेद 19(1) ख में दिया गया है यह अधिकार कि शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं बिना बिना हथियारों के। और अनुच्छेद 19(1) ख क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से दिख जा रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार, यहां अगर लिख दिया जाए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। तो शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, और यह शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार कहाँ मिला है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मिला है 19(1) ख में। लेकिन इसे सीमित कहाँ कर सकती है सरकार, सीमित करने का अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 19(2) में। अनुच्छेद 19(2) में यह व्यवस्था है कि इस मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है अगर यह शांतिपूर्ण सभा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ना हो, तो इसे सीमित किया जा सकता है। तो वास्तव में इसका सही उत्तर क्या होगा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। तो इस तरह प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प डी। और अब इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8। और जैसा कि हमने आपको बताया है, पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्न हम संविधान के हल कराएंगे और 3 प्रश्न मूल विधि के कराएंगे। तो आज भी और हर वीडियो में प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 मूल विधि का होगा। और अब उसी मूल विधि के पहले प्रश्न अर्थात इस प्रश्न श्रृंखला के 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, तो इस 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया देख लें हम। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं। और 4 विकल्प दिए हैं आपको। ए सरला मुदगल बनाम भारत संघ, बी टी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, सी मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, और विकल्प डी है समता बनाम आंध्र प्रदेश। तो वास्तव में सरला मुदगल बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन यह बात भी कही कि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होती। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 394 में एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध। आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 394 में एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है, और इसमें 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है।
तो इस तरह आपको अगर परीक्षा में अगली बार यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की किस धारा में एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी को अपराध घोषित किया गया है, तो उस स्थिति में यह सही विकल्प क्या होगा, 394। और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वह उसका सही उत्तर क्या है, विकल्प ए, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। इस 9वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखते हैं। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार और फिर रिक्त स्थान है तक फैला हुआ है। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना फैला हुआ है, ये आपसे पूछा गया है, इस रिक्त स्थान में भरना है। तो वास्तव में भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.82 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.82 किलोमीटर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है विकल्प ए, 12 समुद्री मील। और अब इसके बाद हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो आज के अंतिम प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखते हैं। प्रश्न है, सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को, और यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, दिनों में के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है। आपसे यह पूछा गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार अगर मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिन में अनिवार्य रूप से जवाब देना होता है। और 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प ए 1 दिन, विकल्प बी 10 दिन, विकल्प सी 2 दिन और विकल्प डी 5 दिन। और जितने दिन में जवाब देना जरूरी है उसी को रिक्त स्थान में भरना है, अर्थात आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो वास्तव में सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को 30 दिन में जवाब देने का समय दिया जाता है, लेकिन अगर वह सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो वह 2 दिन में अनिवार्य रूप से देना पड़ता है। इसके लिए 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया है कि 48 घंटे के भीतर ऐसी सूचना अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा जो सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो। तो प्रश्न नंबर 10 का सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर होगा विकल्प सी 2 दिन। तो इस तरह से आज के प्रश्न श्रृंखला के हमारे प्रश्न पूरे होते हैं और अगले वीडियो में हम फिर से 10 प्रश्न को लेकर आपसे मिलेंगे। और अगर आपको हमारे ये प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों से शेयर जरूर करें, अपने कमेंट अवश्य लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सकें और आने वाली परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और इसके अतिरिक्त अगर आपको हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके जानकारी मांग सकते हैं। वैसे हमारी संस्था में ऑफलाइन में इंडिविजुअल मैथ का बैच शाम को 5 बजे से और संविधान मूल विधि का बैच शाम को 6:30 बजे से चल रहा है। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल अवश्य करें, उस पर आपको पूरी जानकारी विस्तार से दी जाएगी। तो अगले वीडियो में 10 प्रश्नों को लेकर हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।